वेलकम डियर एस्पिरेंट्स। जेकेएसएसबी ने जो एग्जाम कंडक्ट किया वेबसाइट ऑपरेटर का, उसमें अब हम लास्ट कंपोनेंट देखते हैं। इंग्लिश के 20 क्वेश्चंस आपको बताते हैं कौन से पेपर में अभी पूछे गए हैं। स्क्रीन पे आप नजर मारिए, हमारी एप्लीकेशन पे ये कोर्सेज चल रहे हैं, इनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में इन कोर्सेज का लिंक आपको मिल जाएगा। लिंक के जरिए आप जाके ज्वाइन हो जाइए। J&K में बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, मोस्ट एफोर्डेबल फी आपको हमारे जेके सिविल सर्विसेज पे प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। हमारी एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर पे इंस्टॉल भी कर सकते हैं। चलिए, वेबसाइट ऑपरेटर का सेट डी का जो है उसमें अब हम देखते हैं इंग्लिश के क्वेश्चंस। ठीक है, सबसे पहले आपके सामने पैसेज के ऊपर क्वेश्चंस थे, तो पैसेज थोड़ा ऊपर ऊपर से आपको समझाता हूं, थोड़ा सा पैसेज का बताता हूं। ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर पैसेज है और बेसिक है ये पैसेज। क्या है, देखिए, ग्लोबल वार्मिंग जो है वो क्या होता है, ग्रेजुअल इंक्रीज इन द अर्थ्स एवरेज टेम्परेचर, और होता है ये खासकर ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। जैसे लोग जो है फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं, डिफॉरेस्टेशन करते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस की वजह से ये ग्लोबल वार्मिंग होता है। ये जो एक्टिविटीज है इंसानों की, वो रिलीज करते हैं ग्रीन हाउस गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन एटमॉस्फेयर में, जो कि क्या करता है, हीट को ट्रैप, प्लेनेट उससे गर्म होता है और अर्थ का क्लाइमेट काफी सिग्निफिकेंट चेंजेस होते हैं अर्थ के क्लाइमेट में। सबसे ज्यादा मोस्ट नोटिसेबल इफेक्ट जो ग्लोबल वार्मिंग का है वो है मेल्टिंग ऑफ आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स, खासकर पोलर रीजन्स में। और याद रखिए, जो ये ग्लोबल टेम्परेचर में राइज होता है उससे ये एक्सेलरेट होता है मेल्टिंग प्रोसेस ग्लेशियर्स का, लीडिंग टू सी लेवल राइज। अब यहां पे उससे क्या होता है, कोस्टल प्लेनिंग में, कोस्टल एरियाज में फ्लड्स आते हैं, जिससे मिलियंस ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड इफेक्ट में आते हैं। ग्लोबल वार्मिंग जो है उससे एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस भी होते हैं, जैसे हीट वेव, ड्रॉट, हुरिकेन, और वो फ्रीक्वेंट और इंटेंस बन जाते हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। और इन इवेंट्स की वजह से थ्रेट ना ही सिर्फ ह्यूमन लाइफ को, बट इकोसिस्टम्स, एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्स भी डिस्टरप्ट होते हैं सॉरी। अनदर कंसर्न है ग्लोबल वार्मिंग का, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बहुत सारे स्पीशीज, प्लांट्स एंड एनिमल्स नहीं कर पाते हैं अडॉप्ट क्लाइमेटिक चेंज में, इसलिए डिक्लाइन उनका हो जाता है। इस ग्लोबल वार्मिंग को मिटिगेट, कम करने का तरीका, जैसे इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, जैसे पेरिस एग्रीमेंट, या उन्होंने एम किया है, इसको हम रिड्यूस करेंगे कार्बन इमिशंस को और प्रमोट करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। गवर्नमेंट्स भी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी, इंडिविजुअल्स भी, सबका रोल है प्ले करना इसमें। ये जो प्रेसिंग इशू है इस टाइम का, ग्लोबल वार्मिंग, बाय अडॉप्टिंग सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, जैसे कि रिड्यूस करना एनर्जी कंजप्शन, प्रोटेक्ट करना फॉरेस्ट्स। हम क्या कर सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को स्लो कर सकते हैं और प्लेनेट को बचा सकते हैं फ्यूचर जनरेशंस के लिए। ठीक है, चलिए, ये तो थोड़ा ऊपर ऊपर से बता दिया, अब क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग? और पैसेज के हिसाब से हमेशा आंसर देना पड़ता है, अपने दिमाग नहीं लगाना। प्राइमरी कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग क्या है? प्राइमरी ग्लोबल वार्मिंग होता है ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, डिफॉरेस्टेशन। यही जवाब देना है आपको। ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स एंड डिफॉरेस्टेशन, ये है प्राइमरी काज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं थोड़ा जल्दी में हूं, इसीलिए थोड़ा गड़बड़ हो जाता है वर्डिंग में। चलो अब अच्छे से बात करते हैं, चलो जल्दी नहीं कर लेते हैं। हाउ डज ग्लोबल वार्मिंग इम्पैक्ट बायोडाइवर्सिटी? अब ग्लोबल वार्मिंग कैसे इम्पैक्ट करता है बायोडाइवर्सिटी, ये पैसेज में ही आपको बताना है। क्या बायोडाइवर्सिटी को क्या किया, बहुत सारे स्पीशीज जो प्लांट्स एंड एनिमल्स के हैं उनका डिक्लाइन होता है पॉपुलेशन में, क्योंकि वो क्लाइमेटिक चेंजेस अडॉप्ट नहीं कर पाते। और आंसर हमें यही देना है, हाउ डज ग्लोबल वार्मिंग इंपैक्ट बायोडाइवर्सिटी। सही जवाब है ये, इट कॉजेज मनी स्पीशीज टू डिक्लाइन ड्यू टू द चेंजिंग क्लाइमेट। क्वेश्चन नंबर 22 का डी हो गया। अब हम 23 देखते हैं।
which is one of the strategies suggested to mitigate global warming. ग्लोबल वार्मिंग कम करने का स्ट्रेटजी इनमें से क्या है? आपको आइडिया भी हो गया होगा, लेकिन हमेशा पैसेज के हिसाब से चलना पड़ता है। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस बहुत सारे हैं, सच एज रिड्यूसिंग एनर्जी कंजप्शन, ये एक ऑप्शन है आपका जो आपको टिक करना है। और प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट्स, वी कैन स्लो डाउन ग्लोबल वार्मिंग एंड प्रोटेक्ट द क्लाइमेट फॉर फ्यूचर जनरेशंस। वही सवाल था कि ये स्ट्रेटजी कौन से होगा, तो आपका सही जवाब यहां पे क्या बन जाएगा बताइए? 23 का रिड्यूसिंग एनर्जी कंजप्शन, ये आपका ऑप्शन है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 24 गिवन बिलो। और अच्छा, अब आपको ये इनको ना आपको सीक्वेंस में लाना है। सबसे पहले क्या आएगा, फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 24 जो है ना, इसका सही जवाब सी है। क्यों आएगा, फिर पी, फिर आर, फिर एस। पहले क्यों आएगा, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हैज इंक्रीज्ड, फिर पी आएगा। ड्यू टू रैपिड अर्बनाइजेशन, फिर आर आएगा। एंड अनप्लैनेड इंडस्ट्रियल ग्रोथ, फिर एस आएगा। इन मनी डेवलपिंग रीजन्स। ठीक है, समझ आया? सी है, क्यू पी आर एस सही जवाब है 24 का सी। उसके बाद 25 फिल इन द ब्लैंक्स करना है, आर्टिकल्स बताने हैं आपको। चलो बताइए। करण स्पीक्स स्पेनिश, यहां पे कोई आर्टिकल नहीं आएगा, नो आर्टिकल। ही बिलीव्स ऑनेस्टी इज, बताइए, इज द बेस्ट पॉलिसी, तो नो आर्टिकल और द आएगा आपका 25 का ए हो गया। 26 देखो बच्चे यहां पे थोड़ा कंफ्यूज भी हो गए, क्योंकि यहां पे क्वेश्चन में इन्होंने दिया है अंडरलाइनड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। बहुत सारे बच्चे इसको ना रिप्रेजेंटेशन पे डालेंगे मुझे पता है, लेकिन जेकेएसएस बोलेगा कि देखो कॉमन सेंस तो लगाओ, एक जैसे ऑप्शंस है, खुद ही कॉमन सेंस लगाओ। अगर इंग्लिश पढ़ा है तो कॉमन सेंस लगाइए आप कि इसमें क्या सही होगा, लेकिन फिर भी मुझे पता है बच्चे रिप्रेजेंटेशन करेंगे, और शायद जेकेएसएस बोलेगा चेंज नहीं करेंगे इस क्वेश्चन को, लेकिन पता नहीं। सिलेक्ट द ऑप्शंस दैट विल इंप्रूव द अंडरलाइन्ड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। सर यहां पे नहीं दिया गया है, लेकिन अंडरलाइन्ड पार्ट ऑफ द सेंटेंस आप गेस कर सकते हैं। ये देखिए ना, वन द फुटबॉल मैच, हैड वन द फुटबॉल मैच, हैड विन द फुटबॉल मैच, नो इंप्रूवमेंट। तो वन द फुटबॉल मैच यहां पे अंडरलाइन करना जेकेएसएस भूल गया है एक्चुअली। ठीक है, चलिए मुझे पता है जेकेएसएस बच्चे रिप्रेजेंटेशन डालेंगे, फिर देखते हैं आगे जेकेएसएस क्या करेगा। बहुत बार उन्होंने चेंज भी किया है क्वेश्चन को, कैंसिल किया है क्वेश्चन को। चलो, चेंज मतलब कैंसिल किया है क्वेश्चन को। ऑन हियरिंग द न्यूज ओवर द रेडियो दैट इंडिया हैज वन द फुटबॉल मैच, आई जंप्ड विद जॉय। अब आप बताइए कि इसमें इंप्रूवमेंट करनी है कि नहीं करनी है? हाँ सर, ये हैज है यहां पे गलत, तो इसमें क्या होना चाहिए? इसमें हैड वन द फुटबॉल मैच होना चाहिए सर, हैड वन द फुटबॉल मैच सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 26 का बी। चलो क्वेश्चन नंबर 27 फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट सुटेबल मॉडल। इस क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बताइए। दिस इज इम्पॉसिबल, इट मस्ट बी ए मिस्टेक, तो 27 का सी आएगा। 28 आपके स्क्रीन पे है। मोस्ट अप्रोप्रिएट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ गिविंग सेंटेंस आपको बताना है। न्यूटन सेड टू थॉमस, हाउ इज योर रिसर्च गोइंग? इसका सही जवाब है न्यूटन आस्क्ड थॉमस हाउ हिज रिसर्च वाज गोइंग। तो ये है आपका सही जवाब, न्यूटन आस्क्ड थॉमस हाउ हिज रिसर्च वाज गोइंग। 28 का बी। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको फिल करना है, लेकिन याद रख लीजिए 29 में आपको बताना है। 29th क्वेश्चन है रिलेटेड टू ये वाला फिल इन द ब्लैंक्स, 30th क्वेश्चन है रिलेटेड टू ये वाला फिल इन द ब्लैंक्स, और 31st क्वेश्चन है रिलेटेड टू ये वाला फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चंस आपने किए होंगे, जेकेएसएसबी ने पूछा है। आप बताइए, पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली अब करते हैं। विच इडियम फिट्स द ब्लैंक टू मीन नॉट एनफ टू मेक ए रियल डिफरेंस? अब बताइए इसका सही जवाब, नॉट एनफ टू मेक ए रियल डिफरेंस, इसमें क्या होगा? देखिए यहां पे आपको क्या लगता है ये चार ऑप्शंस में क्या फिट होगा, और वो रिलेटेड है नॉट एनफ टू मेक द रियल डिफरेंस। अब देखो ना, यहाँ पे सम डिस्ट्रिक्ट स्टिल लैक सफिशिएंट रिसोर्सेज मेकिंग एफर्ट्स टू रिड्यूस पॉवर्टी सीम कंपेयर टू द स्केल ऑफ नेशनल चैलेंजेस। मतलब कि यहाँ पे ये बता रहा है, यहाँ से पढ़ेंगे। हाउएवर डिस्पाइट न्यूमरस डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स,
कुछ डिस्ट्रिक्ट्स अभी भी सफिशिएंट रिसोर्सेज नहीं है उनके पास, जिससे मेकिंग एफर्ट्स टू रिड्यूस पॉवर्टी सीम, जिससे जो पॉवर्टी रिडक्शन है वो ऐसा लगता है जैसे नॉट एनफ टू मेक रियल डिफरेंस कंपेयर टू द स्केल ऑफ नेशनल चैलेंजेस। अब यहां पे क्या, जैसे जैसे ए ड्रॉप इन द ओशन, 29 का ए आएगा। जैसे ए ड्रॉप इन द ओशन, नेशनल चैलेंजेस बहुत है, लेकिन ओशन नेशनल चैलेंजेस का है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये जो डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स है वो ड्रॉप है। ठीक है, चलो। और नॉट एनफ टू मेक अ रियल डिफरेंस, ए ड्रॉप इन द ओशन, ये मिलता जुलता है। 29 को आप डायरेक्टली ऊपर देखने के बगैर भी टिक कर सकते थे ए। 30 को देखते हैं। विच प्रोनाउन करेक्टली रेफर्स टू लोकल स्टेक होल्डर्स। तो लोकल स्टेक होल्डर्स यहां पे देखो ना, यहां पे सेकंड ऑप्शन में भरना है आपको, यहां पे क्या आएगा। चलो पढ़ते हैं एक बार। ऑफिशियल्स मस्ट एक्टिवली कंसल्ट लोकल स्टेक होल्डर्स एज दे आएगा, दे हैव फर्स्ट हैंड इनसाइट्स, तो दे आएगा, तो 30 को दे आएगा, 30 को बी आएगा। ठीक है, उसके बाद 31, विच ऑफ दीज होमोफोन्स पेयर्स कैन कंफ्यूज इन अंडरस्टैंडिंग पॉलिसीज। अच्छा, इनमें से कौन सा होमोफोन पेयर्स हैं जो आप उस अंडरलाइन में अगर लगाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप। ए बी सी डी में कौन सा है कंफ्यूज होने के लिए, तो यहां पे कुछ भी आप ये लगाए कंफ्यूजन तो होगा। देखें ना, फर्दर मोर क्लियर कम्युनिकेशन इज एसेंशियल especially when issuing circulars or guidelines, because confusing words like जो ए बी सी डी आपने देखा कैन कॉज एरर इन अंडरस्टैंडिंग पॉलिसी। कंफ्यूजिंग वर्ड्स लाइक ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, तो ऑल ऑफ द सही जवाब है, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, क्योंकि ये सारे एबीसी जितने भी हैं ऐसे वर्ड्स जो है कंफ्यूजिंग वर्ड्स है, वो पॉलिसीज में प्रॉब्लम कर सकता है, क्योंकि वो कंफ्यूजिंग वर्ड्स है। क्योंकि पता अब अगर आपने काउंसिल डाल दिया, उसका अलग मीनिंग है, इसका अलग मीनिंग है। ये होमोफोन्स है, कैपिटल का अलग मीनिंग है, कैपिटल का अलग मीनिंग है। कैपिटल का मतलब होता है वो बिल्डिंग जहां पे लॉज बनाए जाते हैं। प्रिंसिपल का अलग मीनिंग, प्रिंसिपल का अलग मीनिंग। तो नन, ऑल ऑफ द, सॉरी नन नहीं, नन नहीं, ऑल, सब के सब ऐसे हैं, एबीसी सब के सब ऐसे हैं जो अगर आपने इस डैश में डाल दिए तो कंफ्यूजन हो जाएगा। समझ आया, समझ आया। 31 का ऑल ऑफ द आएगा। 32 जल्दी से बताइए इसका सही जवाब। रीड द सेंटेंस एंड अंडरलाइन द सबऑर्डिनेट क्लास, बताइए इसका सही जवाब। 32 क्वेश्चन का सही जवाब बताइए, चलिए जल्दी से बताइए। डिपेंडेंट क्लास आपको बताना है। 32 का वेरी गुड, सी, ऑल्दो आई वाज नॉट अप फॉर ए मूवी, ये आपका है डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लास। ठीक है, आई वाज नॉट अप फॉर ए मूवी, सबऑर्डिनेट क्लास। मोस्ट एंटोनियम आपको बोलना है विंसम का, एंटोनियम है विंसम का, जल्दी से बताइए। अपोजिट वर्ड ऑफ विंसन क्या है? अपोजिट वर्ड ऑफ विंसन है रेपेलेंट, रिपेलेंट, रिपेलेंट है डी, 33 का डी। सिमिलर वर्ड सिनोनियम बोलना है अम्ब्रेज का, सिनोनियम बोलना है आपको, तो वो है बताइए रिजेंटमेंट। अम्ब्रेज का सिमिलर वर्ड है रिजेंटमेंट, 34 का सी। 35 है आपके सामने, आपको बताना है करेक्ट पंक्चुएशन, इसमें आपको पंक्चुएशन डालनी है। तो आप बताइए, आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव, ये कैसे होगा? ये ऐसे होगा, आई के बाद कामा, देयरफॉर के बाद कामा, रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव, ये सही जवाब है। तो 35 का बी सही जवाब बन जाता है। 36, चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द इडियम यूज्ड इन द सेंटेंस। ठीक है, ये आपको बन, टू स्टील ए मार्च, टू स्टील ए मार्च, ये आपको बताना है, इसमें आपको बताना है। ठीक है, 36 क्वेश्चन का जल्दी से जवाब दे दो। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है टू स्टील ए मार्च? बताइए सही जवाब इसका है, बताइए। वो है टू अचीव एन एडवांटेज बाय एक्टिंग बिफोर अदर्स, जो आपको लगता भी होगा बाय सबमिटिंग द रिपोर्ट अर्लियर द मैनेजर वांटेड टू स्टील ए मार्च ऑन इट्स कंपटीटर्स। मैनेजर क्या चाहता था कि वो अचीव करे एन एडवांटेज बाय एक्टिंग बिफोर अदर्स। ठीक है, बाय एक्टिंग बिफोर अदर्स, तो बी आएगा 36 का। 37 आपके स्क्रीन पे है, बताइए द मिनिस्टर थ्रू डाउन द गॉन्टलेट बाय ओपनली क्वेश्चनिंग द अपोजिशन पॉलिसीज। तो गेस आप लगा सकते हैं, आसान है क्वेश्चन। इसका सही जवाब है टू इश्यू ए डायरेक्ट चैलेंज। थ्रू डाउन द गॉन्टलेट का मतलब है टू इश्यू ए डायरेक्ट चैलेंज, 37 का बी। 38, फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। तो बताइए इसका सही जवाब बताइए। फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन।
यहां पे आप देख लीजिए, द मैनेजमेंट डिसाइडेड टू एक्ट ऑन द, अपॉन भी डाल सकते हैं लेकिन फिलहाल आगे देखो, चलो ऑन अपॉन दोनों डालता हूं। द रिकमेंडेशन ऑफ द एक्सपर्ट पैनल एंड प्रोसीड विद द प्रपोज्ड रिफॉर्म्स। तो यहां पे विद जब कंफर्म हो जाता है तो ऑन विद सही बन जाएगा, 38 का ए सही जवाब आएगा। ठीक है, चलो 39 आपके स्क्रीन पे है, बताइए इस क्वेश्चन का जवाब। सेंटेंस को चेंज करना है फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। डू द वर्क एट वंस। आसान है, आसान है, वेरी गुड। लेट द वर्क बी डन एट वंस, ये है 39 का सही जवाब। 40 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। द रूम कीज हैव बीन फॉरगॉटन बाय शिल्पा। तो इसका सही जवाब क्या है? शिल्पा हैज फॉरगॉटन द रूम कीज। तो क्वेश्चन नंबर 40 का सही जवाब आपका डी बन गया। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चंस हो गए। आप लोग हमारे इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबा के रख लीजिए, और आपके कोर्सेज में एप्लीकेशन पे ये पीडीएफ भेज दी जाएगी जिसमें आंसर्स वांसर्स वगैरह एक्सप्लेनेशन है। और उसके अलावा आपको बता दूं कि मिलते हैं नए वीडियो में। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। ओके, बाय बाय।